सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। किस तरह से करें जो मीडिया ट्रायल जिस तरह से दलाल मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से नंगा नाच बेशर्मी का ये दलाल मीडिया कर रहा है। कुछ भी दिखा दो भाई, सरकार के हाथ में कोई भी स्टोरी बना दो, कोई भी स्टोरी चला दो। मैं इसीलिए तो आपको वो रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत वाला उदाहरण दिया। 3.5 महीने तक चली वो, उसमें निकला क्या था? क्या जब वो कह रहे ना पकड़ लिया गया, वो देखा ना आर भारत वाले जो गोस्वामी कैसे चिक चिक के चिल्लाता, बिल्कुल पकड़ लिया, ये सबूत और बच नहीं सकते और ये किया और वो किया, और उसके बाद कोर्ट कह रही है कि कोई सबूत नहीं है किसी भी तरह के। सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार जातीय मानसिकता के तहत इस मामले में काम कर रही है और उसमें जब पूरी तरह से फंस चुके हैं तो अब ऑफेंसिव होके जो लोग न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हीं पर आरोप लगा रही है। तो सरकारी स्तर पर तानाशाही है भाई। पुलिस का एडीजीपी कहता है कि रेप नहीं हुआ, गैंग रेप नहीं हुआ, जब और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि कोई रेप नहीं हुआ। पुलिस वाले तो यहां तक कहते हैं कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी गई। लेकिन आप सफदरजंग हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे देखेंगे, बाकायदा उसमें कहा गया है कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी है, लड़की को बहुत चोटें हैं और लड़की को जो पहली बार ही मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से दिया जाना चाहिए था वो उसको नहीं मिला है। सेक्शन 182 और 211 में मुकदमा आईपीसी के अंतर्गत उनको जो है दर्ज करना तक क्यों नहीं किया आपने? किस तरह से करें जो मीडिया ट्रायल जिस तरह से दलाल मीडिया कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से नंगा नाच बेशर्मी का ये दलाल मीडिया कर रहा है। और कुछ नहीं, इन सारे सबूतों को डेस्ट्रॉय करने, क्योंकि वो भी वही सवर्ण मानसिकता का मीडिया है, सवर्णों का ही मीडिया है और सवर्णों में भी उन लोगों का जो मनुवादी दूषित मानसिकता को जो पसंद करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ भी दिखा दो भाई, सरकार के हाथ में कोई भी स्टोरी बना दो, कोई भी स्टोरी चला दो। मैं इसीलिए तो आपको वो रिया चक्रवर्ती का और सुशांत सिंह राजपूत वाला उदाहरण दिया। 3.5 महीने तक चली वो, उसमें निकला क्या था? क्या जब वो कह रहे ना पकड़ लिया गया, वो देखा ना आर भारत वाले जो गोस्वामी कैसे चिक चिक के चिल्लाता, बिल्कुल पकड़ लिया, ये सबूत और बच नहीं सकते और ये किया और वो किया, और उसके बाद कोर्ट कह रही है कि कोई सबूत नहीं है किसी भी तरह के, उसका कहीं कोई हाथ नहीं है। और एम्स कह रहा कि सुसाइड है, ये आत्महत्या है, ये हत्या है ही नहीं। तो उसके बाद भी कुछ नहीं। तो जिस मीडिया की और जिसकी बात कर रहे हो वो तो गुलाम मीडिया है, उसका तो काम ही है इस देश में गंद फैलाना, इस देश में दंगे करवाना, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और कोई उसका काम नहीं है। वो बेशरम मीडिया है और इस देश को बर्बाद करने पर पूरी तरह से तुला हुआ है, वो मीडिया है। सर अब पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया, तो क्या लग रहा है? नहीं, मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे फैसला आएगा, जो भी आएगा, उसके हमें सबको उसका इंतजार करना चाहिए और ये इस बात की हमें दुआ करनी चाहिए कि वहां जो फैसला आएगा वाकई में वो अच्छा फैसला होगा और न्याय मिलेगा। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन सबको, मैं समझता हूं उन सबके खिलाफ वो बातें आनी चाहिए और एक देश का माहौल बिगड़े नहीं और पीड़ित को पूरी तरह से न्याय मिले, ऐसा फैसला आना चाहिए। हम सब लोग इसी बात की उम्मीद करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि भाई सबसे बड़ी अदालत है, संविधान की रक्षा और देश की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी बहुत कुछ उसके कंधों पर है, तो अच्छा फैसला आना चाहिए, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। आरोपियों के तो पक्ष में पंचायतें हो रही हैं और कहा जा रहा धारा 144 है। देखिए वो तो धारा 144 तो आप कहीं भी लगा लो, धारा 144 के विषय में तो कई बार हाई कोर्ट ने भी, कई हाई कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो मन में आता जब आता जब ही वहीं लगा देते हैं धारा 144। तो ये तो सरकारी स्तर पर तानाशाही है भाई। जो सरकार उसको जो है किसी मामले को दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लोग आवाज ना उठा सकें, उसके लिए सारे हथकंडे, तो उनके लिए उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करवाओ, उनके खिलाफ एनएसए लगाओ, उन्हें यूएपीए में उठा के बंद कर दो। और अब इसके अलावा एक और फोर्स आ रही है यूपी में, एसएसएफ। तो भैया अगर ज्यादा कोई करेगा तो उसे उठाओ और ले जाकर कहानी खत्म कर दो, बात खत्म, क्योंकि उसमें अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो जो फोर्स बननी है उसके किसी सदस्य के खिलाफ अदालत कुछ नहीं कर सकती। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि भैया सब ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, और ये सारी कहानियां अभी क्यों बनी है, ये पहले क्यों नहीं बनी है, ये पहले से ही सारी चीजें क्यों नहीं आई। लेकिन जब पूरा देश इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया उस लड़की को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसके बाद में ये सब स्टोरी बनी है। फिर एसआईटी बनाई जा रही है, कुछ लोगों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है ताकि लोग शांत हो जाएं। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह है कि इतना बड़ा अपराध है
इसमें लोग इतनी आसानी से शांत होने वाले नहीं हैं। 10 दिन का टाइम बढ़ा दिया, लेकिन एसआईटी के उसमें मुझे बहुत अजीब स्थिति है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में कहा है, 2010-12 का एक जजमेंट है, उसमें तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नार्को टेस्ट जो है वो नार्को टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी एसआईटी करिए, एसआईटी में निश्चित रूप से पुलिस के लोग तो होंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तो मालूम होगी कि सुप्रीम कोर्ट के क्या उस पर दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे ना, या अपना कानून अपने आप बना लेंगे जो मन में आएगा। तो नार्को टेस्ट जो एक्यूज है उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है। यहां तो नार्को टेस्ट उनके लिए भी किया जा रहा है जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाए, और उनका जो पुलिस वाले हैं उनका कराया जाए। ये सब कुछ करने के बजाय मेरे विचार से एक काम ना किया जाए, और करना चाहिए सबसे पहले कि नीचे सिपाही से लेकर ऊपर एडीजीपी तक जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग कलेक्टर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग इसमें इंक्लूड हैं, सबसे पहले एक एक करके उनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त, मैं उसकी वो बात नहीं कर रहा हूं कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उनको नौकरी से उनकी नौकरी खत्म की जाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो पाएगी। और होना ये चाहिए कि अगर चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, सारा सब कुछ है, जो भी स्टोरी बना रहे हैं, अगर ये सारी चीजें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, और उससे पहले इनको सबको बर्खास्त करना चाहिए, चाहे वो सिपाही हो, हवलदार हो, एएसआई हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, सीओ हो, एसओ हो, और चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे आईजी हो, एडीजीपी हो, कोई भी हो, कलेक्टर हो, इनको पहले आप बर्खास्त करो, ताकि ये किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके, उसे टेम्पर ना कर सके। और परिवार के लोगों तो आप जानते हैं, उनको तो बुरी तरह से डराया जा चुका है। उनकी हालत तो यह है कि मैंने कल ही उनको देखा है, वीडियो जो उनकी दिखाई जा रही है, वो तो कह रहे हैं हम तो इस गांव में रहेंगे नहीं, हम तो इस गांव को छोड़ के जाएंगे। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि उन लोगों को किस तरह से डराया गया। और डर स्वाभाविक है कि लाश आप चेहरा भी नहीं देखने दे रहे हैं, पता ही नहीं किसकी लाश जलाई है। उसके बाद चारों तरफ से आपने उसको किले की तरह बना दिया, इतनी पुलिस फोर्स लगा दी, किसी को मिलने नहीं दिया आपने 4 दिन तक। उसके बाद में जो है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद में सारी चीजें हो गई, तब आप एक एक को मिलने दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो मिलने जा रहे हैं उन पर मुकदमा बना रहे हैं। आपने देखा होगा जयंत चौधरी पे कितनी बुरी तरह से लाठी बजाई गई है। मतलब आप एक नेता, एक व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति आके वहां जाके वहां जा रहा है और पत्रकारों से बात कर रहा, आप उस पर लाठी बजा रहे हो, इतनी बुरी तरह से बेरहमी से लाठी बजा रहे हैं। वो तो भला हो कि उनके जो साथी हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के उनको बचाया। नहीं तो मैं समझता हूं जिस तरह से लाठी बज रही, बहुत जबरदस्त उनको जो है, मतलब वो आज चोटें आती। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है, तो परिवार को पूरी तरह से डराया जा चुका है। कलेक्टर ने किस तरह से उन्हें डराया वो आपके सामने है। उसके साफ आ रही कि भैया ये तो पत्रकार तो 2-4 दिन में चले जाएंगे, रहना तुम्हें और हमें ही है। और दूसरा जो वो कह रहा है, जो उसकी भाभी के स्टेटमेंट में वो सारी चीजें आई, वो कह रहा है पोस्टमार्टम तुमने देखा नहीं, उसका चेहरा इसलिए नहीं दिखा, पोस्टमार्टम हथौड़ा मार के जो है उसका सर तोड़ देते हैं और ऊपर से नीचे तक पूरा चीर देते हैं, तुम उससे देख नहीं पाओगे, इतनी बुरी होती है हालत। एक व्यक्ति को जो समझाना चाहिए, प्यार से उसे दिलासा देनी चाहिए, उसमें विश्वास जगाना चाहिए कि शासन प्रशासन में विश्वास उन पीड़ित परिवार में जगे, वही डरा रहा है। बात यह है कि आप सीबीआई से जांच कर, आप लोग सीबीआई को नहीं जानते हैं, आम जनता, आम पब्लिक सीबीआई को नहीं जानते हैं। आप पूरा सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देखिए। आप सीबीआई का जो रिकॉर्ड है, इन्वेस्टिगेशन, ओ इतना डर, इतना जबरदस्त वो सारी चीजें की जाती हैं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ये भी कागज, वो हमने केस डील किए, हम जानते हैं किस तरह, इतने सारे कागज होते हैं, बक्से भर के कागज आते हैं, उसमें इतनी सी चीज काम की निकलती है। और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है, जो रिजल्ट है, वो बहुत कम है, 4-5% के आसपास, इससे ज्यादा उसका कन्विक्शन रेट नहीं है जिस तरह की वो है। लेकिन होता क्या है, हकीकत यह है क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, और जब ज्यादा हल्ला मचे तो उसका तरीका यह है कि केस को जब पूरी तरह से बर्बाद करना हो, निपटाना हो, या जो हल्ला मच रहा है उस हल्ला को शांत करना हो, मामले को सीबीआई को आप ट्रांसफर कर दो। लेकिन होता सीबीआई किस तरह से काम करती है, सीबीआई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम करती है, और जिस मामले को पूरी तरह से बर्बाद करना हो वो सीबीआई, पॉलिटिकल अगर उसका माइलेज लेना हो, पॉलिटिकली लोगों को परेशान करना हो तो सीबीआई। आपने देखा है सीबीआई का मामला ये चल रहा है, ये जो मैं सुशांत सिंह राजपूत का फिर उदाहरण दे रहा हूं, हुआ ना सीबीआई का, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला
कि साफ सामने है आपके कि वो सुसाइड है, जो एम्स की रिपोर्ट बता रही है। तो सीबीआई के मैटर्स को आप नहीं जानते किस तरह से क्या होता है। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं सीबीआई का, इससे समझ जाइए आप। लोगों को नहीं मालूम, आम पब्लिक को नहीं मालूम है क्या है। हम कह रहे हैं सीबीआई नहीं, बिल्कुल लोकल पुलिस चाहे करे उसकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग ईमानदार हों, फेयर हों, और वो बिल्कुल फेयर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और इन्वेस्टिगेशन फेयर जब हो तो जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कोई भी हो। कहां किसी को दिक्कत है? सीबीआई की कोई बात करने की क्या वो है, उसका कोई मतलब नहीं। आपने एक आरुषि कांड सुना था, आपने ये गाजियाबाद का, नोएडा का आरुषि कांड। उस आरुषि कांड में क्या हुआ कि पहले लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको जो बंद कर दिया, जो तलवार वगैरह थे उनको, उसके फादर थे लड़की के, उनको बंद कर दिया। उसके बाद वो मसला गया सीबीआई पे। सीबीआई कोर्ट ने क्या काम करा? 3 नौकरों को बंद कर लिया। देखा, आपके सबके सामने था। उन 3 लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया कि ये है अपराधी। तो उसके आधार पर बेल किसको मिल गई? तलवार को बाहर निकाल दिया गया। अब क्योंकि सीबीआई को मालूम है कि ये तो बिल्कुल बेकसूर है, ये तीनों के तीनों, तो क्या करना है? तो 90 दिन में जो चार्जशीट फाइल करनी थी, सीबीआई ने फाइल ही नहीं करी 90 दिन में चार्जशीट। तो टेक्निकल ग्राउंड पे उन तीनों को बेल मिल गई, अब वो बाहर हो गए। और उसके बाद में किस तरह से हुआ? रफा दफा करके उसने कोर्ट में फाइल कर दिया कि नहीं साहब, ये इन्होंने नहीं मारा। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, सीबीआई की बात नहीं मानी, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके तलवार दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया। किस सीबीआई की बात करते हो? सीबीआई केवल जो है लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए सीबीआई की बात करते हैं। हमारा केवल यह है, जो भी कोई ईमानदार जो मतलब लोग हों, इन्वेस्टिगेटिंग करने वाले साथी हों, उनसे आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, बिल्कुल फेयर। मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं है, निश्चित रूप से होंगे जो और सरकार को मालूम भी होती है कि कौन कौन ईमानदार है, कौन कौन बेईमान है, क्या स्थिति है। उन ईमानदार और जो इंटेलिजेंट, जो इन्वेस्टिगेशन जानते हैं, उनकी एक टीम बना के उनको आप इन्वेस्टिगेशन सौंपिए, बात खत्म, कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये सारी चीजें हो रही हैं। न्याय मिलना चाहिए और इस मामले में सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।